हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं राजीव जैसी मार्गदर्शक सिविल सर्विसेज एकेडमी की ओर से एक बार पुनः आपके समक्ष एक नए विषय के साथ हाजिर हुआ। आज का जो हमारा विषय है वो प्राचीन इतिहास से संबंधित है और वो विषय अपने आप में हमारी संस्कृति और धर्म से जुड़ा हुआ विषय है। भारत जो नाम आज हम अपने देश के लिए लेते हैं, कि हम जानते हैं कि वो भारत नाम कहाँ से आया और किसने सबसे पहले भारत शब्द को प्रकाश में लाया। तो इन सारे विषयों के संबंध में आज हम आपके सामने एक नए विषय वैदिक संस्कृति के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आशा है आप इससे लाभान्वित होंगे। वैदिक संस्कृति वैदिक संस्कृति भारतीय इतिहास का एक ऐसा कालखंड है जहाँ न कोई लिखने का साधन था और न ही कोई लिखित साक्ष्य उसके लिए हमारे पास उपलब्ध है। इसीलिए इस संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जानकारी आज भी हमसे छिपी हुई है, लेकिन जो चीज़ सामने प्रकाश में आई है उससे भी हम अपनी संस्कृति के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। वैसे तो वैदिक काल को आदि इतिहास के काल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसका तो न लिखित साक्ष्य है, न कोई इसका एक अपना लिखित न लिपि का उसका विकास हुआ था। लेकिन वैदिक जो साहित्य है वो गुरु शिष्य परंपरा से चलते चलते आज तक हमें उनके साक्ष्य जो हमें देखने को मिलते हैं। ये गुरु शिष्य परंपरा क्या थी? कहा जाता कि वैदिक काल में कई गुरुएं थे, कई ऋषि जो थे जिन्होंने एक अपना गुरुकुल स्थापित किया था और वो वैदिक साहित्य के बारे में जो चीजें थी उनको अपने पीढ़ी से लेकर के अगले पीढ़ी को उन्होंने मौखिक रूप से उन्होंने उसको हस्तांतरित किया और हस्तांतरित करके वो संस्कृति के बारे में, उनके धर्म के बारे में, उनके अन्य चीज आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जो है सो दूसरी पीढ़ी को उससे अवगत कराया। लेकिन वैदिक संस्कृति में जाने से पहले हमें एक और विषय पर विशेष ध्यान देना है कि वैदिक संस्कृति के लाने वाले कौन व्यक्ति थे। वैदिक संस्कृति के वाहक किनको माना जाता है? तो जब भारतीय इतिहास के प्राचीन इतिहास हम जाएंगे तो वैदिक संस्कृति का वाहक जो है सो आर्यों को माना जाता है। और आर्य आज भी एक काफी विवादित विषय है इस आज भारतीय इतिहास का कि आर्य का मूल निवास कहाँ था। तो इस संबंध में जो भारतीय इतिहास में जो अनेक शोध संस्थान के आधार पर जो मान्यताएं विकसित की गई है उसमें 3 और 4 मान्यताएं जो काफी महत्वपूर्ण है। पहले ऐतिहासिक विद्वानों के द्वारा जो मान्यताएं हैं कि आर्य जो थे सो मूलतः भारत के निवासी थे। दूसरी जो मान्यताएं हैं कि आर्य जो थे सो यूरोप से या यूरोप के किसी अन्य जगह से यायावरी एक आक्रमणकारी के रूप में या यायावरी भटकते हुए ट्राइबल्स के रूप में आगे बढ़े, अपने लोगों के लिए ज़्यादा सुख सुविधा की खोज में, और उन्होंने भारत में आकर के यहाँ के स्थानीय निवासियों को से युद्ध किया और उसको पराजित किया। तीसरी जो मान्यता है कि
जो आर्य थे वो भारत और यूरोप के बीच के किसी भाग में से चल करके एक शाखा उनकी पश्चिम की ओर चली गई, एक शाखा जो यूरोप और अन्य भागों में बढ़ चली गई, और दूसरी शाखा जो दक्षिण पूर्व की ओर गई वो ईरान होते हुए भारत आई। और चौथी जो इस संबंध में मान्यता है वो श्री बाल गंगाधर तिलक जी का वो ज्योतिष गणना के आधार पर कि यो यूरोप की आर्य जो थे वो उस प्रदेश के निवासी थे जहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात हो। तो इन सारी चारों मान्यताओं के बीच में हमें ये सबसे पहले इसको खोज के निकालना है कि आर्य के बारे में वास्तविकता क्या है, हु वर द आर्यंस। इस संबंध में जो हम एक एक करके जो चीज़ों का हम विश्लेषण करते हैं तो सबसे पहला जो मान्यता है कि आर्य भारतीय थे। इस मान्यता के बारे में जो तर्क दिए जाते हैं श्री अविनाश चंद्र द्वारा, इतिहासकार अविनाश चंद्र द्वारा जो कि हमारे पुराणों में, ग्रंथों में देव दानव का जो संघर्ष है उसमें देवों ने असुरों को हराया और यहाँ पर धर्म और संस्कृति को कायम किया, और जो दानव जो थे सो देवों से हार करके पश्चिम दिशा की ओर चले गए। लेकिन इस मत में कई अपने आप में कई विरोधाभास लेते हुए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में आर्यों से आने से पूर्व की जो संस्कृति थी वो हड़प्पा संस्कृति, और हड़प्पा संस्कृति की जो मुख्य विशेषता थी वो नगरीय व्यवस्था विशेषता थी। दूसरा, उनका वाणिज्य व्यापार काफी विकसित था। तीसरा कि वो एक स्थापित संस्था थी, सभ्यता थी। चौथा, वो मातृसत्तात्मक सत्ता थी। और पांचवा कि हड़प्पा के किसी भी जगह से आज तक अश्व के बहुताय अवशेष नहीं मिले, जबकि इसके विरोध में जब आते हैं, जब वैदिक सभ्यता के बारे में हम जिसका एक दृष्टिपात पर उस पर एक नजर डालते हैं तो आर्यों ने सबसे ज्यादा जो अपने वाहन के रूप में प्रयोग किया वो घोड़ा को प्रयोग किया। दूसरी बात, आर्यों का जो जीवन, जो शुरुआती जो जीवन था, ऋग्वैदिक काल का जीवन था, जो मुख्य रूप से 1500 ईस्वी बीसी से लेकर के 1000 बीसी के बीच पाया जाता है। वो पेस्टोरल लाइफ या यायावरी कहिए या भ्रमणकारी जिंदगी था, एक ट्राइबल कल्चर वाला लाइफ था, जबकि हड़प्पा के लोग जो सो अस्थायी निवास में करके रखते थे। तीसरी बात, हड़प्पा के समय में जैसा कि हम इतिहास से जानते हैं कि हड़प्पा में कृषि उत्पाद एक बहुत बड़ा व्यापार का साधन था, यानी कि उपज काफी मात्रा में थी, उपज अवशेष से वाणिज्य व्यापार विकसित था। जबकि हम ऋग्वैदिक काल का विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो है सो कृषि उत्पाद होती थी, लेकिन अवशेष उतना नहीं होता था। लोग का जीवन अभी भी जो है सो पशुपालन, जीवन का मुख्य जो आर्थिक का साधन था वो पशुपालन था, कृषि उसकी द्वितीय व्यवस्था थी। तो इन सारे विशेष जो जो विरोधाभास है, इससे ये से हम कह सकते हैं कि ये कहना कि भारत से ही आर्य विश्व के अन्य दिशाओं में गए, ये अभी तथ्यात्मक रूप से सही नहीं प्रतीत होता। जो दूसरी विचारधारा है कि आज यूरोप से होते हुए भारत की ओर आए, इसमें भी कई चीजें जो है सो हमें जो देखने को मिलती है कि यूरोप एक ठंडा प्रदेश है और भारत एक गर्म प्रदेश है। तो उस ठंडे प्रदेश से गर्म प्रदेश के बीच में आकर लोगों को रहना एक काफी अपने आप में जो सो विश्वसनीय चीज या उचित नहीं लगता है। दूसरी बात, जिन भाषाओं का प्रयोग हम ऋग्वैदिक काल के ऋग्वैदिक ग्रंथों में देखते हैं वो मुख्य रूप से भारोपीय भाषाएं हैं।
और भारोपीय भाषाएं जो हैं कई भाषाओं की जननी है। और भारतीय भाषाओं की जो मूल विषय जो है, मूल जो जो अधिकांश शब्द जो है वो संस्कृत से लिए गए, जो कि भारतीय है। तो इस रूप में ये कह सकते हैं कि यूरोप से आकर के यहाँ बसे और जिन जिन चीजों का साक्ष्य, जैसे गाय का साक्ष्य, घोड़े का, या पेड़ का, या घास के मैदान का, इन चीजों का साक्ष्य हमको ऋग्वैदिक काल में बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो वो यूरोपीय, तत्कालीन यूरोपीय जो सभ्यता थी उसमें इन चीजों का अभाव देखने को मिलता है। हाँ, अगर यूरोप से थोड़ा दूर हम आगे बढ़े, मध्य एशिया की ओर आए, तो मध्य एशिया के क्षेत्र में हमें जो है इन चीजों का देखने को की व्यवस्था हमको देखने को मिलती है। इसलिए मैक्स मुलर ने अपने अपने टिप्पणी में ये कहा है कि आर्य मूल रूप से मध्य एशियाई देश, मध्य एशियाई क्षेत्र के किसी क्षेत्र के निवासी थे, जो कि भारत और यूरोप के बीच का क्षेत्र था। वहां से आर्यों की एक शाखा पश्चिम की ओर बढ़ी, जो यूरोप की तरफ चली गई, और एक शाखा जो है सो दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ी, जो ईरान के होते हुए जो सो भारत की ओर चली आई। जो इस संबंध में जो चौथा मत है श्री बाल गंगाधर तिलक जी का, कि आर्य का जो मूल निवास प्रदेश है आर्कटिक प्रदेश है, वो भी विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि आर्कटिक प्रदेश काफी ठंडा प्रदेश होता है। हाँ, वहां पर 6 महीने की रात और दिन जरूर होते हैं। उन्होंने ज्योतिषीय गणना का आधार कहा कि 6000 वर्ष पूर्व आर्य जो है वहीं रहा करते थे, वहीं उन्होंने भारत की ओर आए। ये बात सही है कि भारत से जो सो आर्यों का आगमन जो सो दूसरे प्रदेश से हुआ है, लेकिन ये आर्कटिक प्रदेश से हुआ, इस तथ्य की भी पुष्टि हम इस रूप में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आर्कटिक प्रदेश जो संरचना आज हम देखते हैं, जो आर्यों के समय देखती थी, वो काफी दुर्गम या काफी द्रुह मालूम होता है, क्योंकि आर्कटिक प्रदेश में 6 महीने का दिन और 6 महीने रात, क्या उस समय भी यही होता था, और उस वातावरण में इसी तरह की था कि लोग वहां जीवित रह सकता। जब आज लोग वहां नहीं जीवित रहते तो उस समय लोग कैसे जीवित रहते? तो इन सारे विरोधाभास और विभिन्न तर्कों के बीच में जो मेरा निष्कर्ष है कि आज जब हम ऋग्वैदिक काल के तथ्यों का अध्ययन करते हैं, तो पाते हैं कि आर्य के समय में जो जो चीजें जो हमें बहुतायत देखने को मिलती है, सबसे पहले जो चीज मिलती है जो होता है रूप में, वो घोड़ा। तो घोड़ा जो है सो मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के जो मैदानी भाग है उसमें बहुतायत हमको देखने को मिलते हैं, और उसका उपयोग वहां देखने को मिलता है। दूसरा, जो मध्य एशियाई जो क्षेत्र थे वो मैदानी क्षेत्र थे, उनकी उर्वरता कम थी, इसलिए वहां जैसे जैसे लोगों का जनसंख्या में वृद्धि हुआ, तो वो लोग एक ऐसे उर्वर प्रदेश की ओर बढ़े जहाँ उर्वरता ज्यादा थी। उनके लिए जो सो अन्न या खाने पीने की व्यवस्था ज्यादा थी, या जो अन्य साधन थे वो अधिक थे, और इसके फलस्वरूप वो वहां से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ते हुए उनकी एक शाखा ईरान की ओर चली गई, और दूसरी शाखा जो भारत की जो बाद में चल करके जो सप्त सिंधु की ओर बढ़ गई। तीसरी बात कि ऋग्वेद में हमको घास के मैदान का उपयोग करता है, जिस घास के मैदान का, जिस तरह के पेड़ का, कलंज का, इस का पाया जाता है, वो हमें मध्य एशिया के क्षेत्र में, खासकर जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो हमको ज्यादा देखने को मिलता है। तो इन जो विवाद है, इस विवाद में परस्पर निष्कर्ष, आपस में तथ्यों पर अवलोकन करने का जो निष्कर्ष पड़ता है कि आर्य जो है सो मूल रूप से
मध्य एशिया से भारत की ओर आए, जिनकी एक शाखा ईरान की ओर चल गई, दूसरी शाखा भारत में आई। अगर इसका एक इस तथ्य को कारण को मानने का एक कारण और भी है कि अगर आज भारत के मूल निवासी होते तो उन्हें जो ऋग्वेद में हम जाते हैं तो पाते हैं कि ऋग्वेद में हमें एक भरत भरत जन से और 10 राजाओं के समूह का एक संघर्ष दिखाया गया है, जिसका जो जो, जो नेता था सुदास, उसने 10 राजाओं के समूह को रावी नदी के किनारे परास्त किया। और इसी प्रकार के अन्य उदाहरण भी हमें देखने को मिलते हैं। दास, यहाँ के मूल निवासी को 2 श्रेणियों में बांटा गया, दास और दस्यु। दास और दस्यु उन्हीं लोगों को कहा जाता है जिन पर आर्यों ने विजय प्राप्त। तीसरी बात, जिनमें जो सांस्कृतिक भिन्नता थी, जो हड़प्पा के प्रवर्ती क्षेत्रों में जो संस्थाएं, जो चीजें उभर कर सामने आई, जो संस्कृतियां सामने आई, जैसे मध्य प्रदेश की कायथा संस्कृति, महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति, या अन्य भारत के अन्य भागों की संस्कृति जो सामने में आई, जो लेटर हड़प्पा काल में आई, उनमें जो विशेषताएं हैं वो आर्यों की संस्कृति की विशेषता से काफी भिन्न पाई जाती है। तो इस रूप में सारे तथ्यों को मिलाकर के अगर हम पाए कि आर्य में जिन सप्त सिंधव की चर्चा की गई है वो कहीं से भी यूरोप के किसी भाग में हमें देखने को नहीं मिलता। दूसरी बात, आर्यों ने अपने विस्तार के लिए जो पद्धति अपनाई वो मुख्य रूप से युद्ध पर आधारित पद्धति थी। इसीलिए हम जब ऋग्वेद में का अध्ययन करते हैं और वैदिक संस्कृति का अध्ययन करते हैं तो सबसे ज्यादा जो ऋग्वेद में चर्चा की गई, जिस देवता के बारे में चर्चा की गई, वो इंद्र। इंद्र जो है सो जिसको पुरंदर कहते हैं, किलों को भेदने वाला देवता कहते हैं, वो युद्ध में विजय का प्रतीक माना जाता है, पहली बात। दूसरी बात, उसके बाद जिस देवता की चर्चा की गई वो अग्नि, उसकी संख्या 200 बार की गई ऋग्वेद में। अग्नि का महत्व इसलिए भी है कि आर्य जिस प्रदेश से आए वो ठंडे प्रदेश से, शीतल प्रदेश से, इसलिए आर्यों को शारीरिक रूप से अपने आप को ठीक रखने के लिए अग्नि की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने अग्नि को महत्व दिया। दूसरी बात, आर्य संस्कृति के लोग मुख्य रूप से प्राकृतिक पूजक थे, उनका विश्वास प्रकृति की प्रतीक देवताओं के रूप में था। तो वो इस रूप में विश्वास करते थे कि हम जो चीज उन देवताओं को समर्पण करते हैं पृथ्वी पर, वो अग्नि के माध्यम से आकाश में जाती है। और तीसरी बात, उन धार्मिक विश्वास से जो सामने आती है कि वरुण जो देवता थे आर्यों के, वो देवता ऋत के रक्षक माने जाते हैं या नैतिक मूल्यों का रक्षक माना जाता है। वैसे तो बाद में जल के देवता हो गए या दिशाओं के देवता हो गए उत्तर वैदिक काल में, लेकिन ऋग्वैदिक काल में इंद्र और अग्नि के बाद जो सबसे ज्यादा चर्चा महत्वपूर्ण देवता के रूप में आती है वो वरुण की चर्चा होती है। तो उनको ऋग्वैदिक काल में काफी महत्वपूर्ण, तैतीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। नैतिक मूल्यों को समाज में स्थापित करने वाला देवता माना जाता है। तो नैतिक अव्यवस्था कैसे पैदा ली गई? जब दो संस्कृतियों, एक हड़प्पन संस्कृतियां थी और एक बाहर से आई जो संस्कृति थी आर्यन संस्कृति, दो संस्कृतियों के बीच में जो संघर्ष हुआ और संघर्ष के प्रति समाज में जो अव्यवस्था उत्पन्न हो गई, उस अव्यवस्था को दूर करने के लिए समाज में रीत के महत्व को राजों द्वारा अपनाया गया और उस रीत के महत्व को
देने के लिए एक देवता को उसके रूप, देवता वरुण को उसके रूप में जैसो लाया गया। तो ये जो तथ्य हैं, इन तथ्यों के अलावा जो हम अभिलेखीय साक्ष्य की ओर जाते हैं तो एशिया माइनर का बगाज कोई अभिलेख हमको मिलता है। जो हित्ताई राजा और मितानी राजा के बीच जो संघर्ष हुआ था, उस संघर्ष के बीच जिन लोगों के समक्ष जो संधि हुई थी, उसमें जो मुख्य जो देवता थे, जो वो इंद्र, मित्र, वरुण और नासत, ये 4 देवताओं को साक्षी मानकर वो किया जाता है। तो हमारा जो साहित्यिक अभिलेख ये कहता है कि आर्यों का जो मूल निवास था एशिया के, मध्य एशिया के क्षेत्र में पड़ता है। तो इन तर्कों और साक्ष्यों के आधार पर हम आज इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आर्य जो वैदिक सभ्यता के वाहक माने जाते हैं, वो मूल रूप से मध्य एशिया के उन क्षेत्रों से आए थे जहाँ घोड़े का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा होता था, जहाँ प्राकृतिक शक्ति में लोग विश्वास करते थे, जहाँ अग्नि का महत्व लोग समझते थे, और जहाँ लोग जो है सो यायावरी जिंदगी व्यतीत करते थे। वैसा क्षेत्र जो सो भारत में नहीं था, वो मध्य एशिया के क्षेत्र से ही था। और वो अपने श्रुति ज्ञान या को लेकर के, जो अध्यात्म के ज्ञान को लेकर के भारत में आए, और भारत में आकर के इन्होंने जैसे अपने एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को मौखिक ज्ञान के आधार पर रूस परंपरा के आधार पर इन्होंने बढ़ा करके उन्होंने एक अतुल्य साहित्य की रचना की, जो जिसका कालखंड अगर हम देखें तो ऋग्वैदिक काल, जिसका कालखंड 1500 ईस्वी BC से लेकर के 1000 BC तक है, और जो उत्तर वैदिक काल वो 1000 BC से लेकर के 600 BC ईस्वी तक है। ऋग्वैदिक जो काल है उसमें ऋग्वेद की रचना हुई, और जो उत्तर वैदिक काल है उसमें बाकी के 3 ग्रंथ जो सही वैदिक संहिता हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनके ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषद की रचना की गई। तो आज के विषय में, आज इस आपसे जो हमने अपनी बात रखी उस संबंध में इतना ही कहते हैं कि आज हम लोगों ने जो इस विषय पर चर्चा की वो आर्यों के मूल निवास और वैदिक काल का विभाजन किन रूप में हुआ। अगले जो हम आपके समक्ष आएंगे तो वैदिक काल का एक विस्तृत विवरण लेकर के आएंगे कि आर्यों ने किस प्रकार अपने संस्कृति में धर्म को आगे बढ़ाया, उनका सामाजिक जीवन क्या था, उनका आर्थिक जीवन कैसा था, उनका जो सो धार्मिक जीवन कैसा था। इन सारे तथ्यों पर उनकी राज्य व्यवस्थाएं कैसी थी, उत्तर वैदिक काल और वो ऋग्वैदिक काल के बीच की जो सेतु है वो किस रूप में आगे संस्कृति को बढ़ाई, और क्या कारण था कि जो वैदिक संस्था थी, जो प्रकृति पूजक थी, बाद में आजा का आध्यात्मिक संस्कृति को मिलना शुरू हो गई। तो इन सारी चीज़ों पर हम अगले जब आपसे मिलेंगे तो चर्चा करेंगे। आज हम आर्यों के मूल निवास के संबंध में आपके समक्ष जो हमने तथ्य रखे हैं, आशा है आपको पसंद होगा। धन्यवाद।